स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशंस में ये जनरली माना जाता है कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक या सोशल वेलफेयर तभी एडवांस होती है जब वो इंडिविजुअली नहीं बल्कि एक रीजनल ब्लॉक का हिस्सा बन के ऑपरेट करे। न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज से बने एशिया और अफ्रीका के रीजनल ग्रुप इस बात की सच्चाई को दर्शाते आए हैं। दरअसल एक इंटीग्रेटेड रीजनल इकोनॉमी में जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी और शेयर्ड वैल्यूज के चलते मेंबर कंट्रीज की ग्रोथ एक्सेलरेट होती है। इसके अलावा फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और ट्रेड के ग्लोबल सिस्टम से डील करने के लिए उनके पास बेटर लेवरेज भी होता है। ऊपर से ग्लोबल इकोनॉमी के फ्लक्चुएशन से बचने के लिए रीजनल ब्लॉक एक एस्टैब्लिशिंग कुशन की तरह काम करती है। ऐसा ही एक रीजनल कोऑपरेशन साउथ एशिया की प्रॉस्पेरिटी के लिए क्रूशियल माना जाता है। पर साउथ एशियन कंट्रीज में गहरे जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल, सोशल और इकोनॉमिक टाइज होने के बावजूद यहाँ रीजनल कोऑपरेशन बिलो एवरेज रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी सार्क का फेलियर। मेंबर स्टेट्स के बीच सस्पेशन, टेंशन और डिसएग्रीमेंट के माहौल ने सार्क को कोऑपरेशन से ज्यादा एक कॉन्फ्लिक्ट प्रोन प्लेटफॉर्म बना के रख दिया है। इसका नतीजा इस बात से पता चलता है कि आज भी साउथ एशिया सबसे गरीब, सोशली कॉम्प्लेक्स और अंडर डेवलप्ड रीजन्स में से एक है। और रिसेंट डेवलपमेंट्स ने इस इशू को और भी सिग्निफिकेंट बना दिया है। आज साउथ एशिया एक क्रिटिकल मोड पे खड़ा है जब उसके सामने कई चैलेंजेस और पॉसिबिलिटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, श्रीलंका की सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में तो आप सुन ही रहे होंगे। अफगानिस्तान में तालिबान रूल वापस आ जाने से पूरा देश एक क्राइसिस में चला गया है। पाकिस्तान में हुए रजीम चेंज ने उसे एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इमरजेंसी की ओर ढकेल दिया है। नेपाल और मालदीव्स जैसे कंट्रीज में अपकमिंग जनरल इलेक्शंस के चलते एक हाईली चार्ज पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बना हुआ है। ऐसे में सार्क जैसे ऑर्गेनाइजेशन का इनएक्टिव होना रीजनल स्टेबिलिटी के लिए एक मेजर ड्रॉबैक की तरह देखा जा रहा है। और सार्क के फेलियर के पीछे एक मेन रीजन है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो अपने स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के चलते इस रीजनल ब्लॉक को वीकन करता आया है। खासकर इंडिया के साथ उसके ट्रेडिशनल राइवलरी ने सार्क को एक सक्सेसफुल कोऑपरेशन मैकेनिज्म बनने नहीं दिया। आज के वीडियो में हम इस रीजनल कोऑपरेशन के फेलियर के पीछे पाकिस्तान के रोल को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कैसे ये सार्क के फ्यूचर को भी अफेक्ट कर सकता है। पर दोस्तों, उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रेलेवेंट है और इस टॉपिक से जुड़े हुए सवाल यूपीएससी GS2 के इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, साउथ एशिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल प्रोग्रेस प्रमोट करने के लिए 1985 में साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी सार्क क्रिएट किया गया था। करेंटली इस रीजनल ग्रुप में 8 मेंबर्स शामिल हैं: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। लेकिन आज सार्क एक लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजनल कोऑपरेशन का एग्जाम्पल बन के रह गया है। ये सच है कि एग्रीकल्चर, एजुकेशन, कल्चर और हेल्थ के मामले में इस रीजनल ग्रुप के कुछ सक्सेस और अचीवमेंट्स रहे हैं, जैसे 2006 में साइन किया गया साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया यानी साफ्टा, सार्क डेवलपमेंट फंड, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ एक्शन 2012, काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म, सार्क सैटेलाइट एक्सेट्रा। लेकिन रीजनल इंटीग्रेशन और कोऑपरेशन के मामले में सार्क हमेशा पीछे ही रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यह है कि साउथ एशिया आज भी दुनिया का लीस्ट इंटरकनेक्टेड रीजन है। वैसे तो सार्क के रोड ब्लॉक्स के पीछे कई हिस्टोरिकल और सोशल रीजंस हैं, जैसे 1947 में इंडियन सबकॉन्टिनेंट का पार्टीशन। लेकिन जो मेजर फैक्टर रहा है वो है इंडो पाक राइवलरी। इंडिपेंडेंस के बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव बना रहा है और पाकिस्तान के बिहेवियर ने इसे और भी इंटेंस बना दिया है। सार्क की हालत ऐसी है कि पिछले कई सालों में एक भी समिट मीटिंग नहीं हुई। 2014 में लास्ट समिट यानी 18th सार्क समिट काठमांडू में हुआ था और 19th सार्क समिट पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाला था। लेकिन उरी अटैक के कारण इस समिट को इंडिया और बाकी सार्क कंट्रीज ने बॉयकॉट किया, क्योंकि उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक इस टेररिस्ट अटैक के पीछे पाकिस्तान बेस्ड टेरर आउटफिट शामिल थे। और ये कोई पहली बार नहीं था कि पाकिस्तान की वजह से सार्क का नॉर्मल फंक्शनिंग अफेक्टेड हुआ था। ऑब्जर्वर्स का मानना है कि पाकिस्तान का मेंबरशिप इस रीजनल बॉडी के लिए एक बर्डन बन के सामने आया है। आइए देखते हैं कैसे। दोस्तों, जब बांग्लादेश के कैपिटल ढाका में सार्क फॉर्म हुआ था
तब पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज के कुछ अपने साइंटिफिक सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस और कंसर्न्स थे जो उनके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस से इन्फ्लुएंस थे। पाकिस्तान की बात करें तो इनिशियली वो इस रीजनल एसोसिएशन को ज्वाइन नहीं करना चाहता था और इसके दो मेन रीजंस थे। पहला, उसे ये लग रहा था कि ये फोरम साउथ एशिया में इंडिया के हेजेमनी को इंस्टीट्यूशनलाइज कर देगा। दूसरा, एक इस्लामिक रिपब्लिक होने के नाते उसे ये लग रहा था कि साउथ एशियन कंट्रीज के साथ उसका क्लोज कोऑपरेशन उसे वेस्ट एशियन कंट्रीज से दूर ना कर दे। पर अल्टीमेटली पाकिस्तान ने सार्क ज्वाइन करने का फैसला किया क्योंकि वो रीजनली खुद को आइसोलेट नहीं करना चाहता था। इसके अलावा कई ऑब्जर्वर्स का मानना है कि पाकिस्तान इस बात को समझ गया था कि सार्क के अरेंजमेंट में शामिल होते हुए वो छोटे साउथ एशियन कंट्रीज के साथ मिलकर इंडिया का काउंटरवेट बन सकता है। अपने शुरुआती दिनों में वो सिर्फ कुछ ही एरियाज में कोऑपरेशन के लिए तैयार था क्योंकि उसका मानना था कि किसी भी रीजनल एसोसिएशन का फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान को प्राइमरी सार्क ऑब्जेक्टिव्स यानी साउथ एशिया में लोगों का वेलफेयर, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल डेवलपमेंट में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और इंडिया के खिलाफ ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग करने से मतलब था। फॉर एग्जाम्पल, लंबे समय तक पाकिस्तान बेटर रीजनल कनेक्टिविटी से जुड़े सार्क प्रोटोकॉल्स को निगलेक्ट करता रहा। उसने सार्क मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट और सार्क रीजनल रेलवेज एग्रीमेंट को ब्लॉक करके रखा है। इसके अलावा उसने सार्क के बाकी सभी आइडल्स को भी इग्नोर किया है। एनालिस्ट उस पर रीजनल कोऑपरेशन को हर्ट करने के कई इल्जाम लगाते हैं। इंट्रा रीजनल ट्रेड को रिड्यूस करना, जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस को बढ़ावा देना, इंडिया और अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करना और साउथ एशियन कंट्रीज का फेयर ट्रेड पार्टनर ना बन पाना। टेररिज्म को सपोर्ट करने के साथ साथ पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट लगातार हर उस डील को ब्लॉक करती आई है जिससे इंडिया की पोजीशन इंप्रूव हो सके। ऑब्जर्वर्स की माने तो पाकिस्तान का यह रवैया बदलने वाला नहीं है क्योंकि आइसोलेशन और सैंक्शंस जैसे इंस्ट्रूमेंट्स का पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म बिहेवियर पर कोई असर नहीं हुआ है। वो हमेशा अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन और अमेरिका और चाइना जैसे पावर्स के साथ अपने कॉन्टैक्ट्स को यूज कर वही सेम टैक्टिक्स यूज करता रहा है। दोस्तों चलिए अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच इस कॉन्फ्लिक्ट को थोड़ा करीब से समझते हैं। दोस्तों अगस्त 1947 में जन्मी दो इंडिपेंडेंट कंट्रीज इंडिया और पाकिस्तान के बीच डिस्प्यूट एक परमानेंट फीचर बन के रह गया है। इसका सबसे बड़ा कारण है कश्मीर, एक ऐसा इंडियन स्टेट जिसे पाने के लिए पाकिस्तान हमेशा कॉन्फ्लिक्ट को इनकरेज करता आया है। कश्मीर डिस्प्यूट की वजह से दोनों देशों के बीच कई मिलिट्री अटैक्स हुए। वैसे तो इंडो पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद सार्क बना रहा, लेकिन उसके नेगोशिएशंस अफेक्टेड होते रहे। सार्क का पहला समिट 1985 में दिसंबर 7 और 8 को हुआ था जब इस ग्रुप को ऑफिशियली लॉन्च किया गया। तब से लेकर आज तक सिर्फ 18 समिट्स ही हुए हैं। 1986 और 2000 के बीच 10 समिट्स और 2001 और 2018 के बीच 8। सार्क चार्टर में डिलेड या कैंसल्ड समिट्स को कॉम्पनसेट करने का कोई प्रोविजन नहीं है, इसीलिए किसी एक समिट का डिले सब्सिक्वेंट मीटिंग्स को अफेक्ट करता है। वैसे तो सार्क समिट्स के फ्रीक्वेंट कैंसलेशन के पीछे कई रीजंस हैं, लेकिन कुछ सिग्निफिकेंट फैक्टर्स हैं मेंबर स्टेट्स के बीच बायलैटरल डिस्प्यूट्स, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स और कंटेंशियस इश्यूज, और इन सब में पाकिस्तान का नाम हमेशा आगे रहा है। पाकिस्तान कई बार सार्क समिट्स में अडॉप्टेड प्रपोजल्स को भी निगलेक्ट करता आया है। फॉर एग्जाम्पल 8th सार्क समिट में सार्क फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी साफ्टा को स्टैब्लिश करने की बात की गई ताकि साउथ एशियन कंट्रीज में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो सके। अगले कुछ सालों में साफ्टा तो स्टैब्लिश हुआ, लेकिन पाकिस्तान के रिजिड बिहेवियर की वजह से यह सक्सीड नहीं हो पाया। पाकिस्तान ने इंडिया और बाकी कंट्रीज के लिए अपने ट्रेड रूट के एक्सेस को ब्लॉक करके रखा है। 2014 के काठमांडू समिट में भी पाकिस्तान का यही अप्रोच रहा। इस समिट में इंडिया ने एनर्जी कोऑपरेशन की बात की थी, जिसमें क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेड और पूरे साउथ एशिया में एक सीमलेस पावर ग्रिड स्टैब्लिश करने का प्रपोजल रखा गया था। इसके अलावा सार्क कंट्रीज के थ्रू मोटर व्हीकल्स का ईजियर एक्सेस और रेलवे कनेक्टिविटी को भी प्रपोज किया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने फिर से इन प्रपोजल्स पे एग्रीमेंट साइन नहीं होने दिया। पर एक मेजर इशू है जिसके चलते सार्क एक स्टैग्नेंट बॉडी बन के रह गया है, और वो है पाकिस्तान के टेरर लिंक्स। दोस्तों जब से सार्क क्रिएट हुआ है तब से वो टेररिज्म के प्रॉब्लम से जूझ रहा है। वैसे तो मेंबर कंट्रीज ने 1998 सार्क कन्वेंशन ऑन टेररिज्म और 2003 में
एडिशनल प्रोटोकॉल्स ऑन टेररिज्म को रेटिफाई किया है, लेकिन इससे वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को रोक नहीं पाया। टेररिज्म के इस इशू के चलते 2014 के बाद कोई सार्क समिट पॉसिबल नहीं हो पाई है। 2016 सितंबर में पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ने उरी पे हमला किया, जिसमें 18 इंडियन सोल्जर्स शहीद हो गए। इस अटैक के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनाव बहुत बढ़ गया और इंडिया ने पाकिस्तान को इंटरनेशनली बॉयकॉट करने का फैसला किया। इसका सीधा असर पड़ा उस साल के सार्क समिट पे, जिससे इंडिया ने अपने आप को विथड्रॉ कर लिया। उसी साल कुछ महीने पहले जनवरी में हुए पठानकोट एयरबेस टेररिस्ट अटैक भी पाकिस्तान से जुड़ा हुआ था। पाकिस्तान आर्मी ने न केवल मुशर्रफ वाजपेयी एग्रीमेंट को साइडलाइन किया है, जिसमें यह तय किया गया था कि पाकिस्तान अपने टेरिटरी में एंटी इंडिया एक्टिविटीज इंकरेज नहीं करेगा, बल्कि वो जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसे आउटफिट्स पे रेस्ट्रिक्शंस लगाने में पूरी तरह नाकामयाब रहा है। नेचुरली 2016 उरी अटैक के बाद सार्क समिट कैंसिल हो गया, क्योंकि इंडिया के सपोर्ट में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और भूटान ने भी अपने आप को विथड्रॉ कर लिया। पाकिस्तान के स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का असर सिर्फ इंडिया पर ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान पे भी देखा गया है। काबुल इस इशू को लेकर काफी वोकल रहा है और इस बात को दोहराता आया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अगेंस्ट टेरर एक्टिविटीज को फैसिलिटेट करता आया है। 2016 में अफगानिस्तान का सार्क समिट में ना पार्टिसिपेट करना पाकिस्तान को लेकर उसके इस फ्रस्ट्रेशन को साफ रिफ्लेक्ट कर रहा था। बांग्लादेश के लिए भी उसके इंटरनल मैटर्स में पाकिस्तान का इंटरफेरेंस सार्क समिट को बॉयकॉट करने के पीछे एक मेजर रीजन बना। पिछले साल यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के साइडलाइन में शेड्यूल्ड सार्क के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग भी कैंसिल की गई। ऑफिशियल सोर्सेस के मुताबिक पाकिस्तान इस मीटिंग में तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव को भी शामिल करना चाहता था, लेकिन दूसरे मेंबर्स अफगानिस्तान के इस नए अनपॉपुलर रेजिम को बॉयकॉट करना चाहते थे। पाकिस्तान के साथ इन डिफरेंसेस के चलते जो सवाल सामने आता है वो ये कि क्या सार्क को रिवाइव किया जा सकता है। तो इस साल जनवरी में पाकिस्तान ने लॉन्ग पेंडिंग सार्क समिट को होस्ट करने का ऑफर दिया। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने यह तक कहा कि इंडिया चाहे तो इस समिट को वर्चुअली ज्वाइन कर सकता है। पाकिस्तान का कहना है कि इंडिया को दोनों देशों के बीच डायलॉग इनकरेज करने के लिए एक्टिव स्टेप्स लेने होंगे, पर न्यू दिल्ली अभी भी इस बात को लेकर काफी सीरियस है कि जब तक इस्लामाबाद टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करता रहेगा तब तक कोई भी डायलॉग नहीं हो सकता। और क्योंकि सार्क प्रिंसिपल ऑफ कंसेंसस पे चलता है, इसलिए जब तक सारे मेंबर्स इसके लिए राजी ना हो जाएं तो इसकी कोई भी समिट नहीं हो सकती। एक्सपर्ट्स का कहना है कि साउथ एशिया में चाइना के बढ़ते प्रेजेंस को देखते हुए ये सार्क या उसके ऑल्टरनेटिव्स को एस्टैब्लिश करना बेहद जरूरी हो गया है। इसलिए इंडिया सार्क प्रोसेस को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। 2020 में इंडिया ने सार्क लीडर्स के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की, जिसमें कोविड-19 पैंडेमिक के खिलाफ रीजनल कोऑपरेशन को मजबूत करने की बात की गई, लेकिन इस मीटिंग में पाकिस्तान शामिल नहीं था। दोस्तों, सार्क तभी रिवाइव हो सकता है जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच डिफरेंसेस रिजॉल्व होंगे, पर ये अभी भी एक डिस्टेंट पॉसिबिलिटी है और इसीलिए मेंबर स्टेट्स, खासकर इंडिया, स्मॉल सार्क यानी सब रीजनल ग्रुप्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता। स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS में। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि आज से कुछ साल पहले जब यूपीएससी एस्पिरेंट्स यूपीएससी की तैयारी करने के बारे में सोचते मात्र थे तो उनसे ज्यादा मानसिक तनाव उनके घर वालों को हो जाया करता था, क्योंकि यूपीएससी के तो मानो जैसे पर्यायवाची शब्द हो गए थे दिल्ली के करोल बाग और मुखर्जी नगर जैसे इलाके। महंगी फीस, कोचिंग में आने जाने का टाइम और घर से अलग रहने का मानसिक तनाव अलग। पर इस सब के बावजूद स्टूडेंट्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता था। पर आज इन सारी समस्याओं का समाधान स्टडी IQ IAS ने ढूंढ निकाला है। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, हैंड रिटन नोट्स, डेली करंट अफेयर्स का रिवीजन के लिए मटेरियल, 1-to-1 मेंटोरशिप, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड का यूज करते हैं। बैचेस की शुरुआत 11 जुलाई मॉर्निंग 8 AM से हो रही है। तो अब आप भी पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इस बैच से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिंड कमेंट में मिल जाएंगे। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। ऑब्जर्वर्स का कहना है कि स्मॉल सार्क अपने इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, फ्री ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन इंटरकनेक्टिविटी के लिए जाना जाएगा। यहां तक कि इस रीजनल कोऑपरेशन को ओपन बॉर्डर्स और कॉमन करेंसी के थ्रू भी स्टैब्लिश किया जा सकता है। किसी भी कंट्री को
इस सब रीजनल ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए उसके सारे बेसिक एलिमेंट्स को एक्सेप्ट करना होगा। वैसे तो पाकिस्तान के बिना अफगानिस्तान तक लैंड कॉरिडोर प्रोवाइड कराना मुश्किल है, लेकिन अगर ईरान को साउथ एशिया में इन्वॉल्व किया जाए तो इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। 2016 से सार्क प्रोसेस अटक जाने की वजह से इंडिया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी बिम्स्टेक जैसे ग्रुपिंग्स पर ज्यादा फोकस कर रहा है। ये बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड का एक ग्रुप है जिसमें पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स की माने तो पाकिस्तान सार्क और उसके गोल्स को कभी फुली एक्सेप्ट नहीं करेगा और इससे साउथ एशिया के दूसरे स्टेट्स का इंटीग्रेशन अफेक्टेड हो सकता है। वैसे तो पाकिस्तान का एक सेक्शन खासकर बिजनेसमैन और प्रो बिजनेस पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ क्लोजर इकोनॉमिक टाइज को सपोर्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट इसके खिलाफ है। इसीलिए अल्टीमेटली पाकिस्तान को सार्क से अलग होना होगा, चाहे वो खुद से हो या एक्सपल्शन के थ्रू। तो दोस्तों, ये थी एक एनालिसिस जहां पे हमने डिस्कस किया कि सार्क में पाकिस्तान किस तरह से खलल डाल रहा है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसे कि हमने वीडियो के पहले भाग में डिस्कस किया कि इस वीडियो की रिलेवेंस यूपीएससी मेंस में काफी ज्यादा है, और उसी रिलेवेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसे आपको कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, डिस्कस द फ्यूचर ऑफ सार्क विद रिस्पेक्ट टू इंडिया पाकिस्तान टेंशंस एंड चाइना's ग्रोइंग प्रेजेंस इन द रीजन। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।